छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 में 5वां अध्याय पृथक्करण की विधियाँ की पदार्थों को पृथक्करण के लिए हमें अलग अलग विधियों का भी उपयोग करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनमें हम या ऐसे मिश्रण होते हैं जिनको हम केवल एक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, हमें अलग अलग विधियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए कल हमने एक उदाहरण पढ़ा था, नमक, मिट्टी व जल के मिश्रण से उन पदार्थों को या उनके अवयवों को अलग करना। इसमें हमने जो जल उसमें मिट्टी और नमक का जो मिश्रण था उसमें हमने जल मिलाया, तो नमक घुलनशील होने के कारण जल में घुल जाता है और उसमें जो पानी है उस पानी में पूरा नमक नहीं घुल पाता है। क्यों? वह हर जो विलयन जल होता है उसमें सभी पदार्थों के घुलने की जो मात्रा होती है वो एक सीमा होती है, उसके अनुसार ही उतना ही नमक घुल पाता है, उससे अधिक नमक नहीं घुल पाता है। तो हमने जो नमक पहली स्थिति में प्राप्त किया वह नमक, जितना नमक उसमें मिट्टी में मिला था उससे बहुत ही कम नमक हमें प्राप्त हुआ। तो इसका कारण था विलयन की संतृप्तता। जो जल है उसकी संतृप्तता नहीं, कितने नमक को जल में हम घोल सकते हैं, वो जो मात्रा है वो क्या थी? संतृप्त विलयन। तो नमक की मात्रा जितनी जल में घुल सकती थी घुल गई, उसके बाद जब नहीं घुलती है तो वो कहलाती है, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो संतृप्त विलयन कहलाता है। अब यदि हम उसमें पदार्थ में कुछ और उस जल में को गर्म करें तो उसमें और अधिक पदार्थों को मिला सकते हैं, उसमें और पदार्थ को घोल सकते हैं उसी जल में, जिसमें नमक यदि उस पानी लेकर के और उसको हम गर्म करें तो हमने जो पहला नमक डाला था, देखिए उससे अधिक नमक और हम मिला सकते हैं। अब ये क्रियाकलाप क्या बताता है कि इस क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक में, एक क्रियाकलाप क्या दर्शाता है कि गर्म करने पर, जल को गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा उसमें घोली जा सकती है। क्या जल में विलेय पदार्थों की मात्रा समान घुलती है या अलग अलग घुलती है? तो इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया है जिससे हमें यह पता चलता है कि जो पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा सब में अलग अलग होती है। अलग अलग पदार्थों की जो घुलनशीलता है, जो है ना, उसकी संतृप्तता जल की, वह किसी पदार्थ को कम घोलता है और किसी को अधिक घोलता है। इस प्रकार विलेय पदार्थ की, जल में विलेय पदार्थ की समान मात्रा नहीं घुलती, बल्कि सब में अलग अलग ये हमको घोल सकते हैं। अब ने इसके लिए अगला क्रियाकलाप है 10 नंबर क्रियाकलाप। अब इसमें एक गतिविधि दी है। क्या लेते हैं हम? 2 गिलास लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 गिलास लीजिए ना, लेते, ये हमको बता रहा है कि आप ये क्रियाविधि करें। जो हम क्रियाविधि करेंगे तो हम क्या लिखेंगे हम 2 गिलास लेते हैं। क्या लेते हैं? हम 2 गिलास लेते हैं और प्रत्येक में आधा कप पानी भर लेते हैं। 2 गिलास लेकर के और दोनों गिलास में हम क्या डाल देते हैं? आधा कप पानी एक गिलास में, आधा कप पानी दूसरे गिलास में। अब एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जो पहला गिलास था उसमें क्या मिलाया हमने? 1 चम्मच नमक मिला दिया, चम्मच है ना, उसको ले जाकर के हमने पहले गिलास में मिला दिया। अब उसके पश्चात जो दूसरा गिलास लेते हैं और दूसरे गिलास में क्या करते हैं? दूसरे गिलास में, अच्छा, तो उसको तब तक विलोडित करते हैं, उसे जो हमने नमक डाला था विलोडित करना। विलोडित माने उसको विलोडित करते हैं, उसमें हिलाना, घोलना, हिलाना, हिलाना। विलोडित का अर्थ क्या हो गया? हिलाना। उसमें हिलाना या घुमाना, कोई भी डंडी ले या चम्मच ले ले, चम्मच से उसको हिलाते हैं ना, वो विलोडित करना हो गया। और जब तक कि वह घुल न जाए, और उस चम्मच से हम नमक को उस जल में तब तक घोलते रहेंगे जब तक इसमें घुल ना जाए। जब पूरी तरह से घुल जाता है फिर हमको घोलना बंद कर देंगे। एक एक चम्मच नमक की मात्रा, एक चम्मच जैसे घुल जाता है फिर और दूसरी 1 चम्मच डालेंगे, वो घुल गया, फिर एक और चम्मच डालेंगे,
इस प्रकार एक एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते रहते हैं। संतृप्त विलयन कब हो जाएगा? जब उसमें और चीनी हम न और नमक हम नहीं घोल पाएंगे, हम नमक डाल देंगे और वो नमक उस पानी में घुलेगा नहीं, तब स्थिति कौन सी हो जाएगी? वो स्थिति संतृप्त विलयन की हो जाएगी। संतृप्त न हो जाए, नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है सारणी में लिखेंगे। ये जो सारणी दी है इसमें हमें नमक के चम्मचों की संख्या ऊपर लिखनी है। भाई नमक जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा चम्मचों की कितनी, 2 चम्मच घुला, 3 चम्मच घुला, 4 चम्मच घुला, उसके आधार पर हम चम्मचों की संख्या लिख देंगे सारणी में। और उसके पश्चात आगे देखिए, इस क्रियाकलाप को चीनी से भी दोहराएंगे। अभी तो किससे किया हमने? नमक से किया है। अब वो जो दूसरा गिलास था उस गिलास में क्या करेंगे? उस गिलास में हम चीनी डालेंगे। 1 चम्मच चीनी डाली, फिर उसको विलोडित किया, उसमें घुमाया, हिलाया, और फिर 2 चम्मच डाली, फिर उसको ऐसे करते रहेंगे। और यह क्रियाकलाप कब तक करेंगे? जब तक कि उसमें और चीनी घुलना बंद न हो जाए। जब कंप्लीट चीनी घुल जाती है तब हम उसको घोलना बंद कर देंगे। अब इसको जल में विले अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। ये नहीं, ऐसे पदार्थ जो ठोस प्रकार की अवस्था में हैं और उसको हम जल में घोल सकते हैं, उन पदार्थों की इसी प्रकार से 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, जितना उसमें घुल सके, जब तक संतृप्त विलीन हो जाए, यानी और उसमें और चीनी या और पदार्थ उसमें जल में घुलना बंद हो जाए, तब तक हम यह क्रियाकलाप दोहराएंगे। अब हम पाएंगे कि इन क्रियाकलाप पाएंगे कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। भिन्न पदार्थ की, जैसे चीनी है उसकी अलग मात्रा उसमें घुलेगी, और जो दूसरा पदार्थ है नमक है उसकी अलग मात्रा घुलेगी। नहीं, ये नहीं कि 4 चम्मच नमक घुला तो 4 चम्मच ही चीनी घुलेगी, नहीं, उन दोनों पदार्थों की मात्रा अलग अलग उस जल में घुलेगी, क्योंकि जल की मात्रा भी बराबर है। हमने आधा 1 कप लिया था, दोनों गिलासों में 1 कप जल पहले गिलास में, 1 कप दूसरे गिलास में, लेकिन उस 1 कप जल में चीनी और नमक की मात्रा समान नहीं घुलेगी, उनमें अंतर आएगा। इसमें क्या हमने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है, अलग अलग मात्रा घोलता है। ये नहीं कि सब में 3 चम्मच ही, 1 कप में 3 चम्मच ही चीनी घोलेगा, 3 चम्मच ही नमक घोलेगा, 3 चम्मच ही शक्कर घोलेगा, या 3 चम्मच ही ग्लूकोज पाउडर आता है वो घोलेगा। ठीक है भाई, इस प्रकार नहीं, सब की मात्रा कितनी होगी? अलग अलग होगी। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग मात्रा को घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में इस पाठ में चर्चा की। हस्तचयन, चालन, थ्रेशिंग, निष्पावन, निषंदन और निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, संघनन, इन विधियों का हम इस अध्याय में अध्ययन किया है। और प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का जो उपयोग होता है इस अध्याय में, प्रस्तुत नहीं जो दी गई है, प्रस्तुत माने प्रस्तुत की गई है या जो बताई गई है, उन पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। ये नहीं हम इनका उपयोग अपने घरों में पदार्थों के शुद्ध करने के लिए ही उपयोग में लाते हैं, बल्कि इन विधियों का उपयोग प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने सीखा कि पदार्थ, इस पाठ में क्या सीखा हमने? कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि हम किसी पदार्थ को क्या करें, पदार्थ को द्रव में घोलें तो क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। जल और पदार्थ को जब मिलाते हैं तब विलयन बनता है। खाली जल होता है वह विलयन नहीं कहलाता है। जब जल में हम कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं तब क्या बनता है? वो विलयन बनता है। और जब किसी पदार्थ से रहित जल होता है उसको हम जल ही कहते हैं, उसको विलयन नहीं कहते हैं। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें हम ये जल का ही नहीं, हम दूध में भी ले सकते हैं। दूध में आप 1 गिलास दूध लेकर के आप उसमें 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी,
3 चम्मच चीनी डालते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, आपने 1 चम्मच उसमें चीनी को डाला तो वह जल्दी ही घुल जाती है। उसके पश्चात आपने 2 डालेंगे, फिर कुछ समय बाद वो घुल जाती है। अब दोबारा आपने ये तीसरा चम्मच उसमें और डाल दिया, आप देखेंगे कि उसमें वो चीनी नहीं घुलती है। इस कारण ये सब पदार्थों में अलग अलग होती है, जिसके कारण हम पदार्थों को क्या कहेंगे, विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे, जिसमें हम और पदार्थों को नहीं घोल सकते, जिसमें और पदार्थों को नहीं घोल सकते, उसको क्या कहेंगे हम, संतृप्त विलयन कहेंगे। अब कुछ एक कठिन शब्द दिए गए अपने अध्याय में, मंथन। ये मंथन होता है मथना। आपने अपने घरों में देखा होगा, आपकी माताएं या दादी माँ दही को बिलोती है। क्या करती है, दही को बिलोती है। दही को बिलोने की जो प्रक्रिया है, पहले तो हाथ से बिलोने की जो रई आती थी, वर्तमान में मधोनी आती है बिजली से चलने वाली। उससे हम अपने किसी पात्र में दही को डाल करके और बिजली से मधोनी को चलाते हैं, वो तो घूमती है। तो ये कहता है मंथन करना, बिलोना। क्या बोलते इसको, बिलोना। ये मंथन कहलाता है। तो इससे उस पदार्थ में से, यानी आपके दही में से क्या निकलता है, दही में से मक्खन और छाछ, ये पदार्थ बनते हैं। मक्खन हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, और जो दूसरी प्रक्रिया है, वो जो छाय है पदार्थ, वो नीचे रह जाता है, और इसको अपकेंद्रण कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, अपकेंद्रण। दूसरा है संघनन। द्रव संघनन। संघनन क्या है, जल वाष्प का द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जो आप देखते हैं वर्तमान में वर्षा ऋतु आ रही है, आकाश में बादल होते हैं। बादल क्या है, ये जल वाष्प है, और ये जल वाष्प जो संघनित हो जाती है, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, तो ये बरसात के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरने लग जाती है, जल की बूंदों के रूप में। निस्तारण होता है पदार्थ को निथारना। जो पदार्थ होते हैं उनको, आपने 2 पदार्थ को मिलाया, जैसे आपने वो विलयन बनाया था नमक, मिट्टी और जल का। तो आप जल में नमक मिट्टी को डाल करके और थोड़ा हिला करके हम थोड़े शांत छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि जो मिट्टी होती है पात्र के पेंदे में बैठ जाती है। उसको हम दूसरे पात्र में जो डालते हैं उसे कहते हैं निथारना, और इसका अपना जो विज्ञान में शब्द है वो क्या है, निस्तारण। 2 पदार्थ हैं, ठोस द्रव है मान लो, और तो उसको तो अलग कर देते हैं। कई बार अपन छाछ में भी ऊपर पानी की मात्रा आ जाती है, उसको भी हम निथार करके अलग कर देते हैं, तो ये होता है निस्तारण। वाष्पन क्या है, वाष्पन है जल का वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। जल का वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। निशंदन। निशंदन क्या है, निशंदन ठोस और द्रव पदार्थों में से ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया निशंदन कहलाती है। हस्तचयन, हाथ द्वारा चयन करना, चुनना। हम खाद्य पदार्थों में से, गेहूं में से कंकर, पत्थर, मिट्टी की डलियां और जो और उसके क्या बोलते हैं, डलियां, उसके कुछ तंतु होते हैं फसल के, उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं, हाथ द्वारा चुन करके उनको, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ के उपयोग नहीं होते, उनको अलग करना। हस्तचयन, हाथ द्वारा चुन करके बाहर निकालना। संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें किसी पदार्थ की और मात्रा नहीं घोल सकते, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। अवसादन। अवसादन है जल के अंदर जो ठोस अशुद्धियाँ होती है उनको उसकी पात्र के पेंदे में बैठ जाना अवसादन कहलाता है। चालन। चालन होता है छालना। हम आटे में से उसके जो बड़े कभी कण होते हैं उसको छानते हैं। बूर होता है, जो उसके छिलके होते हैं अनाज के, वो ऊपर छलनी में रह जाते हैं। एक समान आकार के जो कण होते हैं वो छालनी में से नीचे चले जाते हैं। विलयन। विलयन क्या है, आप जल में जब कोई दूसरा पदार्थ, घुलनशील पदार्थ उसमें डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, हम अनाज अन्य कणों को उसके भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है वह थ्रेशिंग कहलाती है। वर्तमान में इसलिए थ्रेसर का उपयोग करते हैं। निष्पावन। वायु के झोंकों द्वारा, किसके द्वारा, वायु के झोंकों द्वारा अनाज के कणों को
उसके भूसे से अलग करना निष्पावन कहलाता है। और इसमें जो अनाज होता है वो तो पास में गिर जाता है, और जो हल्का भूसा होता है वायु के प्रवाह द्वारा दूर जाकर गिरता है। इस प्रकार हम अनाज को उसके भूसे से अलग कर सकते हैं। ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे। आज अपना ये 500 पाठ कंप्लीट हुआ। कल हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।